आप सभी को नमस्कार और स्वागत है आप लोगों का सिविल सारथी क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स में अभी तक हमने जैसे उसका हमने अर्थ समझा था, आर्टिकल 12 को देखे थे और आर्टिकल 13 समझा था हमने। एक टॉपिक रह गया इसमें समझने के लिए, जिसमें मैंने बताया था ना कुछ केसेस हैं, तो वो टॉपिक हमें समझना है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके 1-2 आर्टिकल हो जाए ताकि हम सब चीज़ों को समझ सके, उसके बाद उसे मैं समझा दूँ। ठीक है, तो 1-2 आर्टिकल के बाद मैं आपको समझा दूंगा। तो वो है मतलब कुछ केस, जैसे केशवानंद भारती वाले जो केस है, ये मैं आपको समझा दूंगा। तो अब हम इसके विशिष्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो 14 से लेके कहाँ तक दिए गए, 32 तक दिए गए। तो इनमें क्या है, आर्टिकल 14 से लेके 18, 14 से 32 विशिष्ट आर्टिकल है। तो 14 से लेके 18 तक दिया गया समानता का अधिकार। देखिए ये दिया समता का अधिकार या समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ दिया है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक के। अब इसमें जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, ये पहला आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 14 कहता क्या है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से, मतलब कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से, राज्य संरक्षण के अधिकार से राज्य किसी भी रूप में वंचित नहीं करेगा। 2 शब्दावली कौन कौन सी, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। ये 2 शब्दावली को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात तो विधि के समक्ष समता, ये शब्दावली कहाँ से ली गई है, ये ली गई है इंग्लैंड से। और ये जो विधियों के समान संरक्षण, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अब देखिए, ये एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है और ये एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है। ये किस रूप में है, इसे भी हम समझ लेते हैं। तो हम जो विधि के समक्ष समता, इसको हम जो नकारात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं, इसको नकारात्मक कहने का अर्थ ये होता है कि इस विधि में किसी भी तरह का क्या नहीं है, भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। और सकारात्मक विधि का मतलब यहाँ पे ये होता है कि सचमुच समानता कैसी हो, सचमुच समानता क्या होगी, ये कहता है। तो इसे हम समझते हैं कि वास्तव में नकारात्मक कैसे और ये सकारात्मक कैसे। तो देखिए, विधि के समक्ष समता, इस शब्दावली को दिया किसने था, इसको लाया गया था डॉक्टर प्रोफेसर डायसी द्वारा। इन्होंने क्या कहा था कि विधि का शासन, मतलब कि शासन किसका होना चाहिए, विधि का। ना तो किसी व्यक्ति का होना चाहिए, ना किसी पद का होना चाहिए, ना शासक राजा का होना चाहिए, किसी का शासन नहीं होगा। शासन किसका होगा, विधि का होगा। जो कुछ होगा किसके अधीन होगा, विधि के ही अधीन होगा। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्चता किसकी होगी शासन में, विधि की होगी। जो विधि बना दी जाएगी उसी के अनुसार शासन चलेगा। जैसे राजा का शासन होता था, तो राजा के शासन में सर्वोच्चता किसकी होती थी, राजा की। मतलब विधि के ऊपर कौन था उस समय, राजा था। जैसे हमारे यहाँ विधि, हमारे यहाँ किसके ऊपर चलता है, संविधान के ऊपर चलता है। लेकिन संविधान के ऊपर हमारे यहाँ न्यायपालिका भी है, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर भी हमारे यहाँ क्या है, संविधान है। लेकिन हमने राजा को अधिकार दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया है। तो इसी तरह से क्या कहा कि जो भी सर्वोच्च विधि होगी वो क्या होगी, विधि की होगी। शासन किसका चलेगा, सिर्फ विधि का चलेगा। ना ही कोई राजा होगा, ना ही कोई व्यक्ति होगा, ना ही कोई पद होगा, ना ही कोई संस्था होगी। ये कोई भी चीज़ें नहीं होगी, सर्वोच्चता किसकी रहेगी, विधि की रहेगी। मतलब कि 3 चीज़ें बताई इसमें। एक तो क्या बताया कि क्या होना चाहिए इसके अंदर, विधि की सर्वोच्चता होना चाहिए। मतलब सर्वोच्च रूप से कौन रहेगा, विधि रहेगी। अगर किसी ने विधि का उल्लंघन किया तो उसे क्या दिया जाएगा, मतलब विधि के उल्लंघन पे दंड का प्रावधान किया जाएगा। विधि के उल्लंघन पे क्या होगा, दंड का प्रावधान होगा। विधि के समक्ष समता होगी, मतलब कोई भी व्यक्ति असमान नहीं रहेगा, मतलब सब में कैसी रहेगी, समानता रहेगी। अगर किसी व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिष्ठित है, किसी का सामाजिक कद बड़ा है, आर्थिक रूप से उसका कद बड़ा है, सामाजिक पद बड़ा है उसका, तो ये नहीं होगा कि अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा वो कुछ महान होगा या उसे कुछ अन्य अधिकार होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वह भी उन सबकी तरह कैसा रहेगा, समान रहेगा। मतलब कि विधि के समक्ष समता के मतलब व्यक्तियों को भी कैसी रहेगी, व्यक्ति भी कैसे रहेंगे, समान अधिकार रहेगा। देखो इसमें एक चीज़ क्या है कि सभी को समानता का अधिकार रहेगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा जैसे असमानता का अधिकार है। मतलब कि सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार भी व्यक्ति को कैसा अधिकार है, समान अधिकार है। ऐसा नहीं होगा कि उसे असमान अधिकार है, जैसे कि इसमें दिया गया है विधि के समान संरक्षण में। फॉर एग्जाम्पल, किसी की आय कम है, ठीक है, और किसी की आय ज़्यादा है,
तो आय कम वाले व्यक्ति को टैक्स कम देना पड़े और आय ज़्यादा वाले व्यक्ति को टैक्स ज़्यादा देना पड़े, ये होता है विधि के समान संरक्षण इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, विधि के समक्ष सबको समता होगी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ कम नहीं, किसी के साथ ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें क्या कहा गया, ये विधि की सर्वोच्चता है, जो विधि बन जाएगी उसी विधि के अनुसार काम किया जाएगा। इसके बाद क्या कहा गया इसमें, संविधान सामान्य विधि का परिणाम है। देखो एक पॉइंट ये था, दूसरा ये और तीसरा ये। तीसरा क्या कह रहा है कि संविधान सामान्य विधि का क्या है, परिणाम है। इसका मतलब ये है कि जो संविधान बनाया गया है, देखिए यहाँ पे न्यायपालिका द्वारा क्या बनाया गया है, एक विधि बनाई गई है, और वो विधि कैसी है, सर्वोच्च है। इस मामले में भारत अलग है, हमारे यहाँ एक यही नहीं है, बाकी ये भी है और ये भी है। ये तो हमारे यहाँ कुछ प्रमुख रूप से पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, संविधान सामान्य विधि का परिणाम है। मतलब कि जो संविधान बनाया गया है वो न्यायपालिका द्वारा तय कर दिया गया है, जो न्यायपालिका विधि बनाएगी वही क्या होगी, सर्वोच्च होगी। लेकिन हमारे यहाँ शासन कैसा चलता है, भारत में शासन चलता है संविधान के अनुसार। मतलब हमारे यहाँ ये नहीं है कि राजा को सर्वोच्च पद दे दिया गया हो या राजा विधि के ऊपर हो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। यहाँ पे इन सब में एक अपवाद क्या आता है, इंग्लैंड का सम्राट, उसको कुछ विशेष अधिकार दे के रखे गए, बाकी वहाँ किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिए गए। इसी तरह से विधि के समान समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में सकारात्मक अभिव्यक्ति क्या कहती है इसकी, कि प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच कहाँ तक होनी चाहिए, कानून तक होनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है ये, प्रत्येक व्यक्ति की कानून तक पहुंच कैसी होनी चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ तो ये कही। दूसरा इसने क्या कहा कि यदि किसी व्यक्ति को, देखो दो व्यक्ति है, दोनों की आय अलग अलग है या दोनों में कुछ असमानता है, तो दोनों के लिए नियम अलग अलग होंगे। बात समझ रहे हो कैसे, कि फॉर एग्जांपल कि किसी व्यक्ति की आय 5 लाख है और किसी व्यक्ति की आय 10 लाख है। 5 लाख वाले व्यक्ति को 10% टैक्स देना है और 10 लाख वाले व्यक्ति को 15% टैक्स देना है। तो ये हो गया विधि के समान संरक्षण। जिसकी जितनी आय होगी वह उसी के अनुसार टैक्स पे करेगा, सिंपल सा एक ये हो गया। लेकिन अगर मान लो कि दो समान व्यक्ति है, दोनों की समान सामाजिक प्रतिष्ठा है, सामाजिक प्रतिष्ठा से तात्पर्य मेरा कि दोनों के समान आय है या दोनों समान रूप से है, लेकिन दोनों के लिए नियम अलग अलग हो जाए, तो ये भी समानता का अधिकार नहीं होगा। अगर कोई दो व्यक्ति समान है तो उनके लिए नियम कैसे होने चाहिए, एक से होना चाहिए। लेकिन व्यक्तियों में असमानता है तो उनके लिए नियम भी कैसे होना चाहिए, असमान होने चाहिए। यही क्या कहलाता है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो प्रत्येक व्यक्ति की कहाँ तक पहुँच होनी चाहिए, कानून तक पहुँच होनी चाहिए। मतलब समान व्यक्ति है तो कानून भी समान होगा, व्यक्तियों में असमानता है तो कानून भी कैसा रहेगा, असमान होगा। ये हो गया विधियों के समान संरक्षण, और एक हो गया विधि के समक्ष समता। ये कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से, और विधियों के समान संरक्षण कहाँ से लिया है, यूएसए से। तो हमने इन दोनों ही विधियों को रखा है। हमारे यहाँ मैक्सिमम काम इसी विधि पे होता है। हम पढ़ेंगे आगे चल के, आर्टिकल 21 इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, वो क्यों करता है इसे भी हम समझेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, सबसे बड़ी बात क्या कही है इसमें, कि यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, व्यक्ति। ठीक है, तो इस व्यक्ति शब्द में ये निहित है कि यहाँ पे नागरिक भी होंगे, गैर नागरिक भी होंगे और विदेशी भी होंगे। तो आर्टिकल 14 जो है नागरिकों, गैर नागरिकों और विदेशी सभी पर लागू होता है। समान रूप से ये क्या होता है, सब पर लागू होता है। और क्या कह रहा है कि राज्य व्यक्तियों के विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण द्वारा राज्य भी किसी भी तरह से इन्हें वंचित नहीं करेगा। अब बात की जाती है कि समानता के अपवाद क्या है। तो कुछ एक समानता के अपवाद है। समानता के अपवाद मतलब कि हमने तो समान अधिकार दिया है, लेकिन कुछ अपवाद भी है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 अपवाद किस तरह से है, यह राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या देता है, विशेषाधिकार देता है। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार देता है। कैसे विशेषाधिकार देता है, जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर होता है तो उस पर किसी भी तरह की आपराधिक कार्यवाही या उसके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य पर उस समय तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी या उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो भी राष्ट्रपति है, जो भी राज्यपाल है, तो वो जब तक अपने पद पर आसीन है तब तक उसे उसके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति न्यायालय में उस तरह से कोई भी केस दाखिल नहीं किया जाएगा या उसके ऊपर किसी भी तरह की सिविल या आपराधिक कार्यवाही लागू नहीं की जाएगी। कब तक, जब तक वो अपने पद पर है। एक और इसमें था, एक और कौन सा शब्द था इसमें, राजाध्यक्ष भी था यहाँ पे एक। ये हमने कहाँ से हटाया था, हमने पढ़ा भी था इसको, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 द्वारा इसे हटा दिया गया था। ठीक है, कौन से पद को,
राजाध्यक्ष के पद को। दूसरा क्या कह रहा है, आर्टिकल 361 किसको देता है, ये मीडिया को अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है ये मीडिया को, मीडिया को यह अधिकार देता है कि यदि कोई पत्रकार संसद या विधानमंडल की किसी भी कार्यवाही को बिना किसी भेदभाव के ज्यों का त्यों दिखाता है तो उस पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की जाएगी। देखिए क्या कह रहा है कि मीडिया या पत्रकार संसद या विधानमंडल की किसी भी कार्यवाही को बिना किसी भेदभाव के ज्यों का त्यों दिखाता है तो उसे उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तीसरा है आर्टिकल 105 और एक आर्टिकल 194। ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखो आर्टिकल 105 को समझिए। ये क्या कहता है कि कोई भी सांसद संसद भवन के अंदर किसी भी सांसद को काहे की आज़ादी दी गई है, एक तो दी गई है उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है। दूसरा उसको सिविल मामलों में 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, देखिए किसी भी सांसद को संसद भवन में की गई उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर न्यायालय पे इस बात पे कार्यवाही नहीं की जा सकती या इस बात पे केस नहीं किया जा सकता कि उसने किसी तरह का किसी का अपमान किया है या किसी के बारे में कुछ कहा है। उसे उस भवन के अंदर या संसद भवन के अंदर अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी होती है। लेकिन जब वो संसद भवन के बाहर आ जाता है तो उसके ऊपर भी कौन सा आर्टिकल लागू होता है, 19(1) का ही लागू होता है, ठीक है। संसद भवन के अंदर अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है। और सिविल मामलों में मतलब कि दीवानी मामलों में संसद की कार्यवाही के 40 दिन पहले और कार्यवाही के 40 दिन बाद तक उसे क्या नहीं किया जा सकता, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। संसद की कार्यवाही के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक क्या नहीं किया जा सकता, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और यही सेम टू सेम प्रोसीजर किसके साथ है, 194 में विधायक के साथ है। 1, 2, 3, 4 ये अपवाद। देखिए ये जो टॉपिक हम समझ रहे हैं ये मेंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, इसको लिखना चाहे तो बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। तीसरी बात, विदेशी राजनयिक, विदेशी राजनयिक हो, शासक हो, यूएनओ के सदस्य हो, इन सभी लोगों को देखो, विदेशी नायक, राजनयिक, शासन या शासक हो या यूएनओ का सदस्य हो या कोई व्यक्ति कोई WHO की संस्था हो, इन सभी के सदस्यों में किसी भी तरह की न्यायालय की प्रक्रिया नहीं होगी इनके खिलाफ। इनको न्यायालय में पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब इनको पूरा का पूरा क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दे के रखा गया है। अब एक चीज़ ये कि हमने क्या बोला कि अनुच्छेद 14 काय का विरोध करता है, भेदभाव का विरोध करता है। ये क्या करता है, भेदभाव का विरोध करता है। देखिए कुछ ना कुछ तो भेदभाव है और वो भेदभाव क्या होंगे, तो वो एक कुछ भेदभाव युक्त है या रिजनेबल है। तो वो भेदभाव क्या है उनका, देखो वो भेदभाव क्यों दिए गए। पहली बात तो भेदभाव दिए गए संरक्षण के लिए, मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं। अब वो प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं तो उनमें क्या है, हो सकता है किसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिए गए हो सकता है कि वो प्रेफरेंस के आधार पर दिए गए हो कि किसी को प्रेफरेंस दिया गया, जैसे महिलाओं को किसी भी चीज़ में प्रेफरेंस दिया जाता है, या हो सकता है कि रिजर्वेशन दिया गया हो, ठीक है, या किसी वर्ग समुदाय को रिजर्वेशन दिया गया हो, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया हो, कुछ भी आधार हो सकता है। तो इन सब आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। लेकिन न्यायालय ने यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर दी है, और वो बात क्या कही गई है कि जो वर्गीकरण होगा, इस वर्गीकरण का जो आधार होगा, इस वर्गीकरण का आधार कैसा होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, या वो कैसा होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। तार्किक का मतलब क्या होना चाहिए, वो कि वो एक अधिनियम द्वारा पारित किया गया हो, ठीक है। बोधगम्य का मतलब कि हो सकता है किसी वर्ग में से, मतलब कि किसी जाति के किसी वर्ग को दिया जा मतलब कि आरक्षण दिया गया हो सकता है। देखो आरक्षण का आधार बोधगम्य का मतलब ये होता है कि हो सकता है किसी एक व्यक्ति को भी दिया गया हो सकता है इसकी शारीरिक विशिष्टता के आधार पर दिया गया हो सकता है समय को देख कर दिया गया कि इस समय तक इस वर्ग को आरक्षण देना अनिवार्य है, हो सकता है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देख के आरक्षण दिया गया कि यहाँ पे आरक्षण देना अनिवार्य। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र हो सकते हैं, मतलब कि ट्राइबल एरिया के कुछ क्षेत्र हो सकते हैं, ऐसे कुछ क्षेत्र हो सकते हैं कि इनको भौगोलिक आधार पर दिया गया हो। इसीलिए देखो एक चीज़ और है कि किसी भी चीज़ में 0% त्रुटि नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि कोई काम है या कोई हमने नियम बनाए हैं तो उस नियम में या किसी अधिनियम में 0% त्रुटि हो, कहीं ना कहीं अपवाद कुछ ना कुछ होता ही है। तो हो सकता है किसी एक को भी हो सकता है रिजर्वेशन दे दिया जाए, स्थिति के अनुसार दिया जाए, समय के अनुसार दिया जाए, तो वो सब भी आधार हो सकते हैं। हमने क्या क्या देखा इसमें, एक तो हमने समझा कि इस
परिभाषा क्या है इसकी। दूसरा देखा हमने इसके अपवाद। तीसरा जो हमसे भेदभाव किया जा रहा है तो वो कैसा युक्ति युक्त है, उसके 3 आधार देखे हमने, सुरक्षा, प्रेफरेंस और रिजर्वेशन, और उनका जो वर्गीकरण है वो कैसा होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे से समझा पाया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो इसके आगे देखते हैं फिर आर्टिकल 15। थैंक यू।